हेलो माय डियर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 आज से कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था, जिसमें लगभग मैंने 10 पेजेस को कवर किया था। मतलब एनसीईआरटी में अगर आप आते हो, इस एनसीईआरटी में पेज नंबर 29 से लेकर 50 तक जो है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया नाम का चैप्टर है, जिसमें से हमने पेज नंबर 29 से लेकर 37 तक ऑलमोस्ट अराउंड 9 टू 10 पेजेस को कवर किया था। और आज के इस वीडियो में जो रिमेनिंग पेजेस है, लाइक 37 के बाद 38 से लेकर 50 तक के जो भी टॉपिक है उन सबको कवर कर रहे हैं। मतलब कंप्लीट चैप्टर को इस वीडियो के तहत एंड अप कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करें मतलब आज का टॉपिक बताया उससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको क्या क्या बताया था, एक क्विक एंड स्मॉलेस्ट रिवीजन टाइप में जरा जल्दी से आपको बताते हो। ओके, तो पार्ट 1 अगर आप इस एनसीईआरटी में आते पेज नंबर 29 में, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, जिसका नाम था चौरी चौरा इंसिडेंट। आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम होगा। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। और ये क्या क्या पढ़े हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या था, एक बार हम जरा जल्दी से आपको दोबारा बता देते हैं, आपको काम आए इसलिए। तो पेज नंबर 29 में आओगे, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस पेज में बस आपको एक टर्म पढ़ना है कि इंडिया और वियतनाम जैसे जो देश है, वियतनाम पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये सारा देश इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, ये सब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यहाँ हो रहा था। मतलब ब्रिटिशों के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी और आंदोलन प्रतिशोध सब चल रहा था। तो ये आपको बस याद रखना है कि इंडिया और इसके साथ कौन कौन से देश है जो कि नेशनलिज्म की भावना जहाँ जग रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आंसर इज इंडिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम की। तो ये है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, पेज नंबर 1, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। पेज नंबर 2 में आते हैं, यहाँ पर जिसका नाम है द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हम आपको बताया था कि यहाँ पर लगभग 10 टू 12 पॉइंट्स आपको दिया गया है। इस पैराग्राफ में आपको कोई 5 पॉइंट पढ़ लेना है। कौन कौन से 5 पॉइंट है तो आप वीडियो 1 में जाकर देख सकते हो, हम उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, नेक्स्ट आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर गांधी जी का एक बुक का नाम दिया गया था, दैट इज कॉल्ड द हिंद स्वराज, जो कि 1909 में गांधी जी ने लिखा था। तो ये भी आपको पढ़ लेना है। और इस बुक में गांधी जी ने क्या बोला था वो भी यहाँ पर लिखा है, तो आपको ये पढ़ लेना है। नेक्स्ट है सत्याग्रह क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन 3-4 डेफिनेशन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप आओगे, इट इज ए मास एगिटेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है इट इज ए प्योर सॉल्ट फोर्स, इट इज नॉट अ मॉरल फोर्स। इस तरह क्या क्या लिखा गया, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। सत्याग्रह के बाद एक अगला टॉपिक आता है पैराग्राफ, जहां पर आपको पढ़ना है गांधी जी द्वारा किया गया कोई भी 3 मेजर इवेंट या तो सत्याग्रह या तो आंदोलन कौन कौन से हैं। तो आंसर है चंपारण सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह, अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक। ये तीनों आपके इस पैराग्राफ में दिया गया, आपको ये पढ़ना है। आगे बढ़ोगे यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का डेफिनेशन दिया गया, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको वो पढ़ के जाना है। जैसे आप जालियनवाला बाग का ये पैराग्राफ पढ़ोगे डेफिनेशन, उसी के नीचे अगला पॉइंट स्टार्ट होता है, दैट इज फॉर द जालियनवाला बाग, रॉलेट एक्ट के बाद। ओके, और उसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो नेक्स्ट पेज में आइएगा। ये पहला पैराग्राफ पूरा आपका जालियनवाला बाग के बारे में बताता है, और उसके बाद जालियनवाला बाग का इम्पैक्ट क्या पड़ा, जैसे कि लोगों ने इसके खिलाफ क्या क्या प्रदर्शन किया, कैसे अपने प्रतिशोध को दिखाया, गुस्सा को दिखाया, और बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, सारा यहाँ पर लिखा है। तो आपको ये भी पैराग्राफ पढ़ना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर आता है खिलाफत इशू या तो खिलाफत मूवमेंट। ये ऑलरेडी हम पढ़ाया है, सब वीडियो 1 में कवर्ड है, आप जाके सुन सकते हो, देख सकते हो, वो भी 15-20 मिनट का वीडियो की। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर आते हो, जिसका नेक्स्ट हेडिंग है व्हाई नॉन कोऑपरेशन, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है उसके बारे में पूरा पैराग्राफ में दिया गया था। कौन थे बाबा रामचंद्र, जो कि फिजी आइलैंड से आए थे, जो कि अवध में आए थे, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर और किसान सभा स्टार्ट किया था। तो ये सारा टॉपिक आपको यहाँ पर दिया गया, ये आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। कि आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आप पढ़ोगे हेडिंग डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द गवर्नमेंट, मतलब विद इन द मूवमेंट की लोगों का क्या क्या रेस्पॉन्स था, जैसे कि इन द कंट्री साइड पेजेंट्स का क्या रोल था, या वुमेन ने कैसे इसको इसका ये मतलब क्या करें इम्पैक्ट उनका क्या था, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया या जो भी किया। तो यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट देंगे, 2-3 इम्पैक्ट आपको जो पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर 3 तरह के इम्पैक्ट दिया गया है। सबसे पहला पैराग्राफ में अगर आओगी तो सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये दिया गया है। दूसरे में इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये दिया गया है। और तीसरे में ये पैराग्राफ में अगर आप पाते हो तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो होता है कि जो इंपॉर्टेंस था वो लोगों के मन में घटते जा रहा था, ये क्यों हुआ उसका रीजन पैराग्राफ नंबर 3 में दिया गया है। 3 पैराग्राफ, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो ये तीनों पैराग्राफ पढ़ के जाना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज में आओगे तो वही बाबा रामचंद्र वाला जो भी टॉपिक बोल रहे थे वही सब डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पेज में आओगे, यहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला तो यहाँ पर अल्लूरी सीतारामा राजू नाम के एक आदमी का नाम दिया है, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंडम हिल्स की कहानी है, जो कि वहाँ पर फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया था। लोगों का कहना था कि ही इज द इनकारनेशन ऑफ गॉड। वो खुद कहते थे कि वो जो है लोगों का बीमारी दूर कर सकते हैं, वो बुलेट शॉट से बच सकते हैं, और भी उनके बारे में यहाँ
बता सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इस तरह उनके बारे में पढ़ लीजिएगा जिसका नाम है अल्लूरी सीतारामा राजू। एंड द नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से एक ही सवाल बनता है, उस सवाल का नाम है व्हाट इज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। टॉपिक का नाम है स्वराज इन प्लांटेशन। तो स्वराज इन प्लांटेशन नाम के जो टॉपिक है इसमें आपसे सवाल पूछेगा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 की है क्या। तो आपको बस इतना बता देना है कि विदाउट ब्रिटिश परमिशन कोई भी इंडियन या कोई भी जो प्लांटेशन वर्कर होते हैं जो कि आसाम के टी गार्डन में काम करते थे, वो लोग बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते और उन लोगों को बहुत ही कम ही बार परमिशन मिलता था बाहर जाने का। तो ये कानून का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसका हेडिंग है प्लांटेशन इन स्वराज इन प्लांटेशन। यहाँ तक कर लोगे। इसके बाद हम यहाँ पर आपको बोले थे चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किया था। तो अगर आपसे एग्जाम पूछ दे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ, तो आंसर है 1920। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कब किया गया, तो 1922। क्यों बंद किया गया, बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। तो इतना चीजें आपको आना चाहिए था जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आई होप सो। ओके, अब चलते हैं आज के टॉपिक में जिसका नाम है पेज नंबर 38 से लेकर 50 तक, जिसमें एक्सरसाइज भी है, बाकी सब कुछ भी आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज में जैसे आते हैं यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग है टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ चीजों को हाईलाइट किया है। हम ये हाइलाइटेड पोर्शन को अपनी जो टेलीग्राम वाली जो लिंक है, हमारा पेज जो है कि क्लासेस, उस टेलीग्राम में हम अपलोड कर देंगे। आप वहां से भी ये नोट्स आप देख सकते हो, मैंने क्या हाईलाइट किया है, क्यों हाईलाइट किया, उसका रीजन अभी हम आपको बताएंगे। और वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर। ओके, वहाँ पर हम नोट्स वोट्स सब प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो ओनली फॉर क्लास 10 2023 एंड 24 सेक्शन। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले चीज अगर आप देखोगे, पूछोगे यहाँ क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझना है जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया, मतलब बंद किया गया, उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में भाग लेंगे और उनको काम करने से रोकेंगे, जैसे कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने एक पार्टी बनाया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो ये आपसे सीधा एग्जाम पूछ देगा कि 1923 में कौन सी पार्टी बनी थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रहकर और उनको काम करने में दखलंदाजी देती थी और उनको काम करने से रोकती थी। तो उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी बाई सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। लिखा हुआ है तो आपको ये पढ़ लेना है। ओके, इसी के साथ साथ अगर आपसे कोई पूछ दे इलेक्शन क्यों होता था, मतलब उस जमाने में ऐसा कौन सा कानून था जिसके तहत इलेक्शन कंडक्ट होता था, तो आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे, सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत वहाँ पर इलेक्शंस होते थे और इस इलेक्शन में सीआर दास की पार्टी एंड मोतीलाल नेहरू की पार्टी जिसका नाम है स्वराज पार्टी, इन्होंने भी हिस्सा लिया। गांधी जी पहले इस आइडिया के खिलाफ थे, बट उन्होंने बाद में अपना समर्थन दिया और उन्होंने भी स्वराज पार्टी को सपोर्ट किया। तो यहाँ पर ये दो टॉपिक है। आगे बढ़िएगा तो इसी पेज पे आपको नाम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 1928। 1928 में इंग्लैंड में एक सरकार बनती है जिसका नाम है टोरी गवर्नमेंट। उस टाइम के आर्मी का नाम था टोरी, जो कि पीएम बने थे। तो टोरी गवर्नमेंट बनती है, TORY से लिखा हुआ है कि। और इसी टोरी गवर्नमेंट ने क्या किया, जॉन साइमन नाम के एक आदमी को इंडिया भेजा विद द हेल्प ऑफ अदर 6 इंग्लिशमैन। तो टोटल 7 अंग्रेजी लोग या अंग्रेज लोग भारत आए, जिसके चेयरमैन थे या चेयरपर्सन थे जॉन साइमन, और उनको भेजा गया था फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाना है, मतलब इंडिया के कुछ और करना है, इंडिया में सब सही चल रहा है, सब खराब चल रहा है, सब एक बार जांच पड़ताल करके भेजा गया था। लेकिन दिक्कत क्या था, सबके सब अंग्रेज थे और इंडियंस को ये बात पसंद नहीं आया कि इसमें एक भी इंडियंस क्यों नहीं है, और इंडियंस ने इसको प्रोटेस्ट किया और एक नारा लगाया जिसका नाम है साइमन गो बैक। तो इसमें से पूछेगा क्या, तो आपसे ये पूछेगा किसकी सरकार ने भेजा, कब भेजा, और वो किस तरह की कमेटी थी। तो तीनों आंसर बता रहे हैं। 1928 में भारत में आया था, टोरी गवर्नमेंट ने भेजा था। इट इज ए स्टैट्यूटरी कमीशन। अभी क्या होता है स्टैट्यूटरी कमीशन, इतना भी जानने की जरूरत है नहीं, बस यहाँ लिखा हुआ स्टैट्यूटरी कमीशन, आपको ये याद कर लेना है। और इसके बाद जॉन साइमन थे इसके चेयरपर्सन, और इंडिया ने इनको साइमन गो बैक का नारा लगाकर इसको ये किया, स्वागत किया कि यहाँ से जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। तो आपको बस ये साइमन कमीशन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पेज में आओगे तो आपको यहाँ पर एक दो चीजें पढ़ना है, जैसे कि 1929 में लाहौर में कांग्रेस सेक्शन हुआ था। हर साल के अंत में कांग्रेस सेक्शन होता था, मतलब कांग्रेस का मीटिंग बुलाया जाता था। तो 1929 में मीटिंग कहाँ बुलाया गया था, लाहौर में। और इस 1929 की मीटिंग में जो प्रेसिडेंट बने थे, अध्यक्ष बने थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पर उन्होंने नारा दिया था पूर्ण स्वराज का, दैट इज कॉल्ड फुल इंडिपेंडेंस। ओके, तो आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि पूर्ण स्वराज का डिमांड कौन सी कांग्रेस सेक्शन में किया गया था, तो आंसर इज 1929 लाहौर कांग्रेस सेक्शन में किया गया था। कौन थे उसके प्रेसिडेंट, तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू थे। और वहीं पर उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी जो रहेगा इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। ओके, कंफ्यूज मत होइए। आज के साल अभी अभी हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, मतलब 2023 या आज़ादी के बाद
26 जनवरी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आज़ादी से पहले 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी ने कहा था कि ये कौन-सा डे मनाया जाएगा? इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, ऐसा कहा था, ओके? तो ये सब बातें हैं जो आपको यहाँ पढ़नी है। ये भी पढ़ लोगे, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब बस आपको यहाँ पर ये समझना है, उस टाइम में जो भारत के जो वाइसरॉय थे, वाइसरॉय का मतलब सबसे बड़े जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। इरविन नाम का नाम यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा। तो गांधी जी ने एक अल्टीमेटम लिखा। अल्टीमेटम होता है ना कि इस तारीख से पहले मेरा ये डिमांड पूरा हो जाना चाहिए। तो गांधी जी का 11 डिमांड्स थे, 11 डिमांड्स, बहुत तरह के डिमांड्स थे। उनमें से मोस्ट कॉमन डिमांड था सॉल्ट पर जो टैक्स लगता है उसको अबॉलिश कर दिया जाए, मतलब नमक पर कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो लॉर्ड इरविन को इन्होंने, जो कि उस टाइम के वाइसरॉय थे, उनको गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया, 11 पॉइंट्स दिया, जिसको कहते हैं 11 डिमांड्स। और उन्होंने कहा कि 11 मार्च 1930 से पहले हमारा ये 11 डिमांड्स पूरा हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो 12 मार्च को हम लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। ये गांधी जी का कहना था और ऐसा ही हुआ। ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था लॉर्ड इरविन, उन्होंने इस 11 पॉइंट्स को इग्नोर किया, 11 डिमांड्स को इग्नोर किया। और गांधी जी ने नेक्स्ट डे, दैट इज कॉल्ड द 12th मार्च, उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, मतलब 24 डेज उन्होंने 10 माइल्स चला, मतलब हर दिन 10 माइल। इस तरह 24 दिन में कितना होगा? तो 24 इंटू 10 240 माइल्स, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ओके? तो 24 डे का जर्नी था गांधी जी का, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। इन 24 दिनों में उन्होंने हर दिन 10 माइल चला, इंटू मतलब 240 माइल्स चले। एक माइल का मतलब 1.6 किलोमीटर होता है, दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेटली 273 किलोमीटर के आसपास गांधी जी चले थे। और उनके साथ 78 फॉलोवर भी थे। टोटल इतने लोग एक साथ चल रहे थे, बाद में और आदमी जुड़ते चले गए। लेकिन बुक आपको याद रखना है, तो टोटल 78 फॉलोवर के साथ गांधी जी निकले कहाँ से? तो गुजरात के साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के जो सूरत नाम का डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो सी कोस्टल रीजन है, जिसको दांडी कहते हैं, यहाँ तक वो चले। और वहाँ जाके नमक को उन्होंने सी वाटर से नमक उठाया और उसको बॉईल किया, और इस तरह सॉल्ट मार्च उन्होंने कंप्लीट किया। इस तरह उन्होंने सॉल्ट लॉ को अबॉलिश किया, या तो प्रोटेस्ट किया, वो कहा जाता है। और इसके बाद बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, ये सब टॉपिक आपको इसमें लिखा हुआ है। और गांधी जी चाहते थे वो सारे लोग छूट जाए, और यही छोड़ने के चक्कर में उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता किया, जिसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। ये कब हुआ? तो सीधा एक साल बाद, याद करो, 6 अप्रैल 1930 को हुआ दांडी मार्च। 6 अप्रैल के बाद 5 मार्च, 5 मार्च 1931, एक साल बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट का मतलब एक तरह का समझौता था। गांधी इरविन में इरविन जी ने बोला, मतलब इरविन उस टाइम के वाइसरॉय ने बोला कि आपको सीडीएम बंद करना पड़ेगा, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको दांडी मार्च के नाम से जो जाना जाता है, इसको आपको बंद करना पड़ेगा। बदले में आपके जितने भी लोग होंगे उन सबको हम छोड़ देंगे, और बदले में आपको जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेना पड़ेगा। ये क्या होता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ये सब इसमें होगी। तो बेसिकली लंदन नाम की जो जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पर मीटिंग बुलाया जाता था, जिसमें इंडिया के जो कोई भी बड़े बड़े लोग हो, चाहे वो कहीं के राजा हो, कहीं के वो नेता हो, कोई भी बड़े बड़े लोग हो, या कोई पार्टी जैसे कि मुस्लिम लीग या कांग्रेस पार्टी या हिंदू महासभा, उस टाइम में बहुत तरह के अलग अलग ग्रुप थे। इन सब के बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता था लंदन में, वहाँ पर राउंड में टेबल होता था, और उस टेबल में चर्चा होता था कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये सब बात होता था। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को भाग लेना पड़ेगा, और आपके लोगों को हम लोग छोड़ देंगे। ये था इस मेन मुद्दा का डिमांड, ये गांधी इरविन पैक्ट का मेन मुद्दा। तो गांधी जी ने, बिकॉज ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी विड्रॉन सीडीएम, मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था, इसको क्यों बंद करना पड़ा? तो आंसर है ड्यू टू चौरी चौरा कांड। याद कीजिए, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 के कारण एनसीएम को बंद किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे सीडीएम, जिसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको गांधी जी ने क्यों बंद किया? तो इसका आंसर था ड्यू टू गांधी इरविन पैक्ट 1931। ये दो स्टोरी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो आपको पढ़ना है वो है पूना पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के बाद पूना पैक्ट। अब ये क्या है? तो अब ये समझिएगा, जैसे गांधी जी 1932 के आसपास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए, तो उनको लगने लगा 1932 के बीच में, तो उनको लगने लगा कि हम लोग को दोबारा क्या स्टार्ट करना चाहिए, सीडीएम, क्योंकि ब्रिटिश उनके बात वहाँ सुन नहीं रहे थे। उनको लगा कि उनका कोई वैल्यू है नहीं, तो वो वापस आके इंडिया में सीडीएम स्टार्ट किए, रीलॉन्च्ड। बट क्या इस बार उतना सपोर्ट मिलेगा? आंसर है नो। और 1934 आते आते सीडीएम अपने आप बंद हो गया, ओके। लेकिन जब वापस आए तो उन्होंने एक और चीज नोटिस किया कि इंडिया के लोगों के बीच में यूनिटी नहीं है। इस यूनिटी जब तक नहीं आएगा तब तक वो देश कभी ढंग से आजाद होगा ही नहीं। तो गांधी जी ने जो यहाँ के लोअर कास्ट के जो पीपल्स है, जिसको हम लोग कहते हैं दलित कहते हैं, या तो
अनटचेबल्स कहते हैं, या तो शेड्यूल कास्ट जो कहते हैं एससी, या तो उसको हम हरिजन्स कहते हो। हरिजन्स गांधी जी ने ये नाम दिया था। हरिजन का मतलब होता है द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। आपको ये वर्ड याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया गया। ओके, तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता था कौन? दैट इज कॉल्ड द हरिजन्स, जो कि अनटचेबल्स लोग थे। गांधी जी ने इनके सपोर्ट में बहुत काम किया। और उस टाइम में एक और लीडर का नाम यहाँ फेमस है, इस बुक में दिया गया, दैट इज कॉल्ड बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। और इनका मानना था कि वो लोअर कास्ट लोगों को अधिकार देना चाहते, क्योंकि वो खुद एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। उनका कास्ट का नाम था महर कास्ट। ओके, तो बी आर अम्बेडकर जो कि पूना नासिक के रीजन में रहते थे, उनका एक कास्ट था महर कास्ट, जो कि शेड्यूल बहुत ही लोअर कास्ट था। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। और इनका डिमांड था कि जो लोअर कास्ट है वो अपना वोट अलग से देंगे, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसे हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुसलमान मुसलमान को वोट देगा, उसी तरह लोअर कास्ट केवल लोअर कास्ट को वोट देगा। बट गांधी जी को लगा कि अगर ऐसा होने लगेगा तो इंडिया में यूनिटी टूट जाएगी। इसलिए गांधी जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बदले में हम आप लोग क्या देंगे, रिजर्वेशन देंगे, मतलब आरक्षण देंगे। अगर इंडिया में टोटल 545 लोकसभा सीट है, एमपी सीट है, तो उसमें से 111 या 109 के आसपास सीट जो है रिजर्व रहता है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, तो ये रिजर्वेशन का आइडिया वहां से आया है। कहां से? तो पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट किसके से बीच में हुआ? बी आर अम्बेडकर और गांधी जी। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा पूना पैक्ट में और गांधी इरविन पैक्ट में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, किसके बीच में? तो इरविन और गांधी जी के बीच में, जिसके कारण सीडीएम बंद हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और अभी हम जो बोल रहे हैं वो है पूना पैक्ट, जो कि 1932 में हुआ था। इसके तहत बी आर अम्बेडकर और गांधी जी ने कहा था कि ठीक है, कोई अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, लेकिन उनके लिए रिजर्वेशन होगा, सीट उनके लिए फिक्स रहेगा। किनके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट वालों के लिए। ओके, इसके बाद आप टॉपिक में आगे बढ़ोगे तो सीडीएम का लिमिटेशन क्या था, इसमें दिया गया कि सीडीएम उतना अच्छे से सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। तो मेन दो रीजन थे। एक था वहाँ के जो अनटचेबल्स लोग, यही उनका समर्थन पूरी तरह गांधी जी को नहीं मिला। और दूसरा था दैट इज कॉल्ड द क्या कहते हैं, मुस्लिम्स। मुस्लिम्स ने भी उतना सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान उन्होंने देख लिया गांधी जी ने पहले बहुत हेल्प किया, लेकिन बाद में उनका सपोर्ट, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया एनसीएम को 1920 में। फिर इसलिए मुसलमानों को लगने लगा मुस्लिम्स को कि इस बार भी गांधी जी ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए मुस्लिम्स ने बढ़कर खुलकर अपना समर्थन यहाँ पर नहीं दिया। ओके, ये टॉपिक हम आपको दिखा देते हैं कहाँ पर है और कितने पेज पर हम लोग आगे, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। एक मिनट जल्दी से। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये था दैट इज फॉर द लिमिट्स ऑफ सीडीएम, जो कि है पेज नंबर 43 में। हम लोग बात करते करते लगभग 7 पेज 6 पेज कवर कर चुके हैं। और ये ठीक है, 7 पेज कवर कर चुके हैं। ये रहा मुस्लिम्स वाले जो हम बात कर रहे थे, वो सब यहाँ पर लिखा है लिमिट्स ऑफ सीडीएम। ओके, ये सारे हम फोटो खींचकर अच्छे से हम टेलीग्राम लिंक पर डाल देंगे कि क्लासेस वाले में आप वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर मेन टॉपिक बस बाकी कहानियां हैं मान लो, और सीधा आपको नेक्स्ट पेज में आना है। नेक्स्ट पेज में लास्ट हेडिंग है, इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग का नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसमें भी कुछ चीजें पढ़ने लायक है। क्या क्या पढ़ने लायक है पहले एक साथ बता देता हूँ। दो ही खत्म है, बस ये 2 पेज पढ़ना है, 2 नहीं 4 पेजेस। अगर आप देख पा रहे हो तो पहला ये 2 पेज, इसके बाद टर्न करोगे तो ये 2 पेज, और इसके बाद आपका चैप्टर जो है यहाँ पर एंड हो जाता है, एक्सरसाइज आता है। ओके, तो चलिए 4 पेज बचा है, जरा जल्दी से खत्म करते हैं। यहाँ पर आपको ये पढ़ना है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में कि स्वदेशी मूवमेंट क्या है, आपको ये पढ़ना है। भारत माता का जो तस्वीर है वो क्या चीज को दर्शाता है, ये पूछा जा सकता है। किसने बनाया भारत माता का तस्वीर, ये पूछा जा सकता है। भारत का जो तिरंगा है ट्राई कलर, इसका एवोल्यूशन पूछा जा सकता है कि समय के साथ साथ ये फ्लैग जो है कैसे कैसे चेंज हुआ। और इसमें पूछा जा सकता है नतीशा शास्त्री, एक औरत थी जिन्होंने एक बुक लिखा था 4 वॉल्यूम ऑफ तमिल बुक, उस बुक का नाम पूछा जा सकता है, या तो उस राइटर का नाम पूछा जा सकता है। और वहाँ पर एक क्विट इंडिया मूवमेंट नाम का एक टॉपिक आता है जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। तो इतना कुछ चीजें यहाँ पर रह चुकी है। और एक और चीज, बाल गंगाधर तिलक की एक फोटो यहाँ पर दिया जाएगा इस बुक में, जिसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, तो इतना टॉपिक बताएंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब बता ही दिए, उसका आंसर कहाँ पे हम आपको बस दिखा देते हैं कि वीडियो लेंथी हो रहा है। इतना काफी रहेगा, क्या क्या हम आपको बता दिए। इसका आंसर भी हम टेलीग्राम पे तो डाल देंगे। तो ये रहा, इस पेज पर आते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। लास्ट टॉपिक ये है बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोग जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ओके, तो ये इनका ये कोटेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जब को बोले थे मुझे दिखाते हैं आपको, ये है, ये भी पढ़ लीजिएगा कि वंदे मातरम, ये जो नेशनल सॉन्ग है ये किसने दिया था। तो आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, या तो कई बार इसको चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। आपकी बुक में कौन सा नाम है अगर आप पूछोगे
तो यहाँ पर लिखा हुआ है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, तो आपको ये नाम याद रखना है। और भारत माता का तस्वीर किसने बनाया, तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है अवनींद्रनाथ टैगोर की, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर्सनैलिटी के नाम आपको पढ़ना है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का तस्वीर बनाया, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और अभी को नाम बोले कौन सा, तो आंसर है ये वंदे मातरम का सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग किसने लिखा, तो उनका नाम बता दिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा हुआ है। और एक और जो बोली थी नतीशा शास्त्री, वो नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा, आई गेस ये रहा। नेक्स्ट पेज में जैसे आओगे तो ऊपर लिखा हुआ है नतीशा शास्त्री द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम था, हम पढ़ते हैं, द फोल्क लोर ऑफ साउथ इंडिया। तो ये बुक इन्होंने लिखा है, बस आपको याद रख लेना, तमिल भाषा में था, तमिलनाडु का था जो भी है। और भारत का तिरंगा में क्या क्या चेंजेस आया, उसी के जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा गया है कि स्वराज मतलब फ्लैग जो है 1905 से लेके कैसे कैसे बदला, उस टाइम में कौन सा कलर था फ्लैग में, और प्रेजेंट टाइम में फ्लैग का कलर क्या हो चुका है, उस टाइम में जो फ्लैग के बीच में जो चरखा होता था वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सब यहाँ पर दिया गया, तो आपको ये बात पढ़ लेना है। ओके, एंड द लास्ट थिंग यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं, एंड कंक्लूजन के साथ ये चैप्टर एंड अप होता है। और यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा दिया गया है नीचे ये वायलेट वाली बॉक्स में यहाँ पर। ओके, तो यही पर लिखा है कि गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया गया था। और इस तरह ये कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। एक अंतिम बार अगर आप पूछोगे कि इस कंप्लीट चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ने लायक है, तो शॉर्ट में बस क्वेश्चन टाइप या वो टॉपिक टाइप बताते हो कि हम अगर आपकी जगह रहते तो सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ते, हम अगर आपकी जगह रहते, अब ये बार हम ये नहीं कहेंगे कि, तो अगर हम आपकी जगह रहते तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पढ़ते भारत पर, रॉलेट एक्ट क्या है पढ़ते, जालियनवाला बाग क्या है पढ़ते, गांधी जी का 3 मेजर सत्याग्रह का नाम पढ़ते और वो क्यों किए वो पढ़ते, लाहौर कांग्रेस सेक्शन क्या है पढ़ते। इस तरह 2-3 कांग्रेस सेक्शन और आपको पढ़ना है, जैसे कि 1927 का मद्रास कांग्रेस सेक्शन, जहां पर पहली बार ये डिमांड किया गया था कि साइमन कमीशन को बाइकआउट करो। तो जितने भी कांग्रेस सेक्शन आपको बुक में दिया गया है, जैसे कि 1920 में दो बार हुआ था, नागपुर कांग्रेस सेक्शन और एक कलकत्ता कांग्रेस सेक्शन, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पढ़ के जाना है, सब पहले वाले वीडियो में मैंने बोला है। और इसके अलावा आपको पढ़ना है जैसे कि रॉलेट एक्ट बता दिए, जालियनवाला बाग क्या है बता दिए, खिलाफत इशू क्या है बता दिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है बता दिए, चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है बता दिए। और इसके अलावा सीडीएम क्या है, सीडीएम में सॉल्ट मार्च क्या है, और फिर गांधी अर्बन पैक्ट क्या है, पूना पैक्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, साइमन कमीशन क्या है, और उसके बाद क्या बोले आपको लिमिट्स ऑफ सीडीएम क्या है। और इसमें एक और टॉपिक था जो हम छोड़ दिए, हाँ वही लिमिट्स के ऊपर ही कहीं पर होगा कि कौन कौन इसमें कैसे कैसे भाग दिए, तो उसमें टॉपिक आता है इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट वालों का सपोर्ट था या नहीं था, तो बिल्कुल था, क्योंकि उन्होंने बहुत रेवेन्यू पैसे से उन्होंने बहुत मदद किया, और उस टाइम उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था इंडस्ट्रियलिस्ट वालों ने मिलकर, जिसका नाम है FICCI, बुक में पढ़ लीजिएगा ये टॉपिक कहाँ है, बता दिए सीडीएम के अंदर। ओके, तो FICCI का फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, उसमें 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम दिया गया, जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर और एक का नाम है GD बिरला, तो इस तरह का नाम याद कर लीजिएगा। और जो लास्ट में भी देखे थे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसमें बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, फिर एक और नाम था कौन सा, तो आपका वो अवनींद्रनाथ टैगोर, और भी एक नाम था दैट इज कॉल्ड नतीशा शास्त्री। तो इतना बताकर ये चैप्टर आपका यहाँ पर एंड अप होता है। स्वराज पार्टी पढ़ लीजिएगा, अल्लूरी सीतारामा राजू के बारे में पढ़ लीजिएगा, बाबा रामचंद्र के बारे में पढ़ लीजिएगा, गांधी जी के बारे में पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया मुझसे। इस तरह के और कोई चैप्टर जानना हो तो प्लीज़ बताइए हमको, चाहे इस कमेंट सेक्शन में बताइए, या टेलीग्राम में आके पर्सनली बताइए, या तो ग्रुप में पूछिए, कहीं से भी पूछिए, बट पूछिए और बोला कीजिए। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।